नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम दो ऐसे विशाल और गंभीर खतरों पर बात करने वाले हैं जो सच में पूरी दुनिया का भविष्य बदल सकते हैं। देखिए, एक तरफ तो इंसानों का बनाया हुआ भू राजनीतिक तनाव है और दूसरी तरफ प्रकृति का एक ऐसा खौफनाक रूप जो शायद हमारी कल्पना से भी परे है। हम सीधे और स्पष्ट डेटा के जरिए इन दोनों संकटों को डिकोड करेंगे, क्योंकि ये जानकारी हम सभी के लिए बेहद अहम होने वाली है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले अमेरिका ईरान के बीच चल रहा संघर्ष, फिर 2026 के सुपर अल नीनो का मंडराता खतरा, 1870 की वो डरावनी ऐतिहासिक चेतावनी, कृषि और जल संकट पर इसका सीधा असर, और आखिर में इस महाआपदा से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, अमेरिका और ईरान का संघर्ष। फिलहाल मिडिल ईस्ट एक ऐसे कगार पर खड़ा है जहां तनाव सच में चरम पर है और ये पूरी दुनिया की शांति के लिए एक बहुत बड़ा तात्कालिक खतरा है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। मैं आज हमला करने का फैसला लेने से बस 1 घंटे की दूरी पर था। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान साफ तौर पर दिखाता है कि कूटनीतिक गलियारों में इस वक्त कितना भयानक प्रेशर है। अमेरिका की तरफ से जो अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं, उनसे एक बात तो तय है, किसी भी पल ये कूटनीति एक सीधी सैन्य कार्रवाई में बदल सकती है। अब अगर हम रणनीतिक दावों की बात करें तो दोनों ही पक्ष बेहद आक्रामक रुख अपना रहे हैं। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बस फैक्ट्स देखें तो अमेरिका होर्मुज़ जल डमरू मध्य को एक अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र बता रहा है, जबकि ये दावा भी किया जा रहा है कि ईरान की लगभग 82% मिसाइल क्षमता अब खत्म हो चुकी है। और तो और जेडी वांस जैसे नेता एक तरफ तो मजबूत कूटनीतिक समझौतों की वकालत कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने साफ कर दिया है कि जरूरत पड़ने पर वे सैन्य कार्यवाही के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। इसे कहते हैं हाई प्रेशर कूटनीति। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। इंसान आपस में लड़ रहे हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन क्या प्रशांत महासागर में एक ऐसा खतरा पनप रहा है जो इन सबसे कहीं ज्यादा विनाशकारी है? चलिए अब प्रकृति के उस भयंकर रूप की तरफ मुड़ते हैं जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। पार्ट 2, मंडराता सुपर अल नीनो। आसान भाषा में कहें तो जब प्रशांत महासागर का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो उसे अल नीनो कहते हैं। लेकिन जब ये सुपर अल नीनो बन जाता है ना, तो ये पूरी दुनिया के मौसम चक्र को तहस नहस कर देता है और वैज्ञानिक 2026 को लेकर भयंकर अलर्ट पर हैं। इतिहास के पन्नों को पलटें तो अल नीनो का रिकॉर्ड बहुत खौफनाक रहा है। जरा सोचिए, 1876 से 78 के बीच जब एक शक्तिशाली अल नीनो आया था तो दुनिया भर में भयंकर अकाल पड़ा और करीब 3 से 5 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। लिटरली 5 करोड़। उस ट्रेजेडी ने कई देशों की पूरी व्यवस्था हिला दी थी। उसके बाद भी 1899, 1982 और 1997 में इसने भारी तबाही मचाई। अब डेटा बहुत स्पष्ट रूप से इशारा कर रहा है कि 2026-27 में वही महाविनाश सुपर अल नीनो के रूप में वापस आ सकता है। सेक्शन 3, 1877 की ऐतिहासिक चेतावनी। अब वैज्ञानिक सिर्फ हवा में तीर नहीं चला रहे हैं, वे ठीक 149 साल पीछे जाकर 1877 की उस घटना का बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं ताकि समझ सकें कि 2026 का यह खतरा आखिर कितना बड़ा हो सकता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि आज और 1877 में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। देखिए, 1877 में मौसम को ट्रैक करने के लिए हमारे पास सैटेलाइट नहीं थे। आज हमारे पास बहुत एडवांस्ड तकनीक है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन असली खौफनाक सच क्या है? 1877 में अल नीनो के आने से पहले समुद्र का तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम था, यानी -3 डिग्री, और पूरी धरती ठंडी थी। लेकिन आज ग्रीनहाउस गैसों के कारण समुद्र पहले से ही उबल रहा है। इसका बेस तापमान ही सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा, यानी +3 डिग्री है। मतलब आज गर्मी का ये टाइम बॉम्ब पहले से ही फुल चार्ज है। और ये खतरा कितना रियल है, इसे इस एक नंबर से समझिए, 82%। अप्रैल में सुपर अल नीनो के आने के चांसेस 61% थे, जो सिर्फ 1 महीने बाद मई में उछलकर सीधे 82% पर पहुंच गए। ये कोई छोटी मोटी चेतावनी नहीं है, ये एक पक्की हकीकत बनने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नंबर 4, कृषि पर प्रभाव। अब इसका सीधा असर किस चीज पर पड़ेगा? हमारी थाली पर, हमारी खाद्य सुरक्षा पर। आइए देखते हैं कि ये वैश्विक कृषि में कैसी तबाही मचाने वाला है।
ये असल में एक डरावना चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। भयंकर गर्मी और मॉनसून के फेल होने का सीधा सा मतलब है कि बीज अंकुरित ही नहीं होंगे। भारत, चीन और अफ्रीका जैसे इलाकों में गेहूं और चावल जैसी मुख्य फसलों का 40% हिस्सा सीधे बर्बाद होने का खतरा है। 40%। जब खेत बंजर होंगे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी, जिससे करोड़ों किसानों की आजीविका छिन जाएगी। और इसका अंतिम परिणाम, बाजार में अनाज की भारी कमी और दुनिया भर में खाने पीने की कीमतों में ऐसा उछाल जो हमने पहले कभी नहीं देखा होगा। यह सिर्फ मौसम की मार नहीं, भूखमरी का एक वैश्विक संकट है। 5वां पॉइंट, गंभीर जल संकट। देखिए, फसलें सिर्फ गर्मी से नहीं मरेंगी, बल्कि उस भयानक जल संकट से मरेंगी जो ये सुपर एल-नीनो अपने साथ लाता है। और ये सिर्फ कम बारिश होने की समस्या नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी आफत है। आइए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, एल-नीनो मॉनसून को कमजोर कर देता है, यानी आसमान से बारिश आना बंद। स्टेप 2, उसी समय भीषण हीट वेव की वजह से नदियों, तालाबों और झीलों का जो भी पानी बचा होता है वो तेजी से भाप बनकर उड़ने लगता है। धरती सचमुच पानी को सोख लेती है। स्टेप 3, जब ऊपर पानी नहीं बचता तो ग्राउंड वाटर यानी भूजल का स्तर खतरनाक रूप से नीचे चला जाता है, पूरी नमी खत्म हो जाती है। और जब जंगल इतने सूख जाते हैं तो एक छोटी सी चिंगारी भी बेकाबू दावानल का रूप ले सकती है, सब कुछ खाक हो जाता है। और ये पूरी कहानी एक बहुत ही डरावनी आर्थिक तस्वीर पेश करती है। मौसम विज्ञान सीधे अर्थशास्त्र से कैसे जुड़ा है, इसे देखिए। 1997-98 के एल-नीनो ने दुनिया को $2.1 ट्रिलियन का नुकसान दिया था। 2015-16 में ये बढ़कर $3.9 ट्रिलियन हो गया। लेकिन क्योंकि 2026 का एल-नीनो एक सुपर एल-नीनो है और दुनिया पहले से ही उबल रही है, तो अनुमान है कि ये आर्थिक नुकसान सीधे 7 से 8 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। 8 ट्रिलियन डॉलर, ये आंकड़ा दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को घुटनों पर लाने के लिए काफी है। आखिरी सेक्शन, अगली आपदा से बचाओ। क्या हम इस तबाही को रोक सकते हैं? पूरी तरह तो नहीं, लेकिन हाँ, हम तैयारी जरूर कर सकते हैं। इंसानियत इस जलवायु महासंग्राम से कैसे बच सकती है, आइए देखते हैं। तो सबसे क्रूशियल बात यह है कि हमारे पास समय बहुत कम है। हमें पारंपरिक खेती से हटकर तुरंत सूखा प्रतिरोधी यानी ड्रॉट रेजिस्टेंट फसलों को अपनाना होगा, जो कम पानी में भी जिंदा रह सकें। इसके साथ ही जल संरक्षण के बहुत आक्रामक तरीके लागू करने होंगे। हर एक बूंद बचानी होगी। सरकारों को अनाज का बेहतर इमरजेंसी स्टोरेज बनाना होगा और किसानों को मजबूत बीमा कवर देना होगा। 1877 में दुनिया अलग थलग थी, लेकिन आज इस चुनौती से निपटने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और डेटा शेयरिंग ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो अंत में एक बड़ा सवाल, एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आज हमारे पास 1877 के मुकाबले कहीं बेहतर तकनीक, सैटेलाइट्स और संचार व्यवस्था है, लेकिन दूसरी तरफ समुद्र का तापमान ऐतिहासिक रूप से अपने चरम पर उबल रहा है। क्या हमारी ये मॉडर्न तकनीक प्रकृति के इस सबसे उग्र और भयानक रूप का सामना करने के लिए काफ़ी होगी? क्या हम वाकई 2026 के लिए तैयार हैं? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।